डे एंड नाइट मूवी हमें एक कपल की रोमांटिक स्टोरी दिखाती है जिनकी कुछ कारण की वजह से शादी तो हुई है पर वो एक दूसरे से एकदम अनजान है और इसी बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। तो क्या उनकी मैरिज सक्सेसफुल होती है या फिर उनका डिवोर्स हो जाता है? तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि यू वोई टोक्यो रेसिडेंस परमिट के लिए गो बेजियांग से फेक शादी करती है। बेजियांग एक अमीर और रेप्यूटेड फैमिली से है और आर्मी में कैप्टन है। वहीं पर यू वोई एक डॉक्टर है और उसकी फैमिली गांव से है, वो गरीब है। बेजियांग के दादाजी यू वोई के एक पेशेंट है और यू वोई को जानने के बाद वो दोनों को शादी के लिए मनाते हैं। शादी रजिस्टर होने के बाद दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। फिर एक साल के बाद बेजियांग आर्मी ड्यूटी से वापस टोक्यो आता है, पर आते ही उन्हें अर्थक्वेक में फंसे लोगों को रेस्क्यू के लिए भेज दिया जाता है। वहीं पर यू वोई भी पेशेंट्स को रेस्क्यू कर रही थी। बेजियांग भागते भागते दोनों की नजरें मिलती है और दोनों मन ही मन बोलते हैं कि इसे कहीं तो देखा है। इसके बाद यू वोई इंजर्ड पेशेंट्स को ट्रीट करने लगती है और बेजियांग लोगों को रेस्क्यू करने लगता है। इसी बीच एक छोटे से बच्चे को बचाते हुए उस पर एक बिल्डिंग का टुकड़ा गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है, पर यू वोई सही वक्त पर ट्रीटमेंट करके उसके पैर को कटने से बचा लेती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। वो बड़ी हस्ती होने की वजह से उसे केयर के लिए यू वोई और लिन यून में से एक डॉक्टर को चूज करना था। यू वोई ने उसकी मदद की थी, इसी वजह से वो यू वोई को पर्सनल मेडिकल केयरटेकर के तौर पर चुनता है। दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। एक दूसरे का नाम सुनकर मन ही मन कहते हैं कि मैंने ये नाम कहीं तो सुना है। फिर यू वोई बेजियांग को बेड से उठने में मदद करती है। तभी दोनों बेड पर गिर जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी बेजियांग का जूनियर आता है और उन्हें ऐसे देखकर दरवाजा खटखटाता है। दोनों अपने आप को संभालते हैं। जूनियर उसे पेपर देते हुए कहता है, कैप्टन आपके दादाजी ने कहा है कि भाभी जी इसी इलाके में रहती है, ये रहा उनका एड्रेस, क्या मैं उन्हें पिक करके यहाँ ले आऊँ? ये सुनकर बेजियांग कहता है मैं खुद ही जाऊँगा, जिस पर जूनियर कहता है पर कैप्टन आपका पैर। इस पर बेजियांग कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, शादी को 1 साल हो गए हैं और वो मेरा इंतजार कर रही होगी, उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। ये सुनकर यू वोई मन ही मन कहती है कि कितना अच्छा पति है, इतना जख्मी होने के बावजूद अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा है। इसके बाद वो गाड़ी लेकर यू वोई के घर जाता है। यू वोई का घर का दरवाजा खटखटाता है तो वहाँ से एक आदमी निकलता है और तभी अंदर से आवाज आती है, हनी क्या तुम मुझे बाथरूम में कपड़े लाकर दोगे? उसे लगता है कि शायद मैं गलत घर में आ गया हूँ, इसीलिए वो एड्रेस पूछने के लिए यू वोई को कॉल करता है, पर कॉल की रिंग उसी के घर के अंदर से आती है। उसे लगता है कि उसकी बीवी उसे चीट कर रही है, इसीलिए वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद यू वोई की फ्रेंड बाथरूम से बाहर आकर कहती है, हनी कब तक हम नहाने के लिए यू वोई के घर आएंगे? कब हमारे घर की पाइपलाइन ठीक होगी? और दरवाजे पर कौन था? ये सुनकर वो कहता है पता नहीं, यू वोई भी अपना फोन यहीं भूल गई है, उससे पूछ भी नहीं सकते। इसके बाद बेजियांग जूनियर को कहकर यू वोई के वर्क प्लेस पर कॉल करके डिवोर्स मांगता है। ये सुनकर यू वोई उसका कारण पूछती है तो वो बताता है बेजियांग ने उसे किसी गैर मर्द के साथ चीट करते हुए पकड़ा है, इसीलिए उसे डिवोर्स चाहिए। यू वोई गुस्से से कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, मुझ पर ऐसे फालतू के इल्जाम मत लगाओ, और अगर डिवोर्स हुआ तो मेरी भी बेइज्जती होगी, इसीलिए मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। जूनियर अपनी बात पर अड़ा रहता है और फोन काट देता है और हॉस्पिटल आ जाता है। ये बात हॉस्पिटल में सबको पता चल जाती है कि यू वोई अपने पति पर चीट कर रही है, पर किसी को ये नहीं पता था कि उसका हस्बैंड है कौन। फिर थोड़ी देर के बाद चीफ डॉक्टर उसे ऑफिस में बुलाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। यू वोई मदद के लिए चिल्लाती है। बाहर उसकी आवाज बेजियांग सुन लेता है और लंगड़ाते हुए आता है और डॉक्टर को देखकर उसे धक्का दे देता है। डॉक्टर उसे कहता है कि ये लड़की मुझे फंसा रही है, ये बहुत चालू है। इस पर बेजियांग कहता है तुम यू वोई के बारे में क्या ही जानते हो, इसका चेहरा सब बता रहा है। ये कहकर उसे लात मारकर गिरा देता है। फिर यू वोई को मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। फिर यू वोई बेजियांग के पैर की ड्रेसिंग करने लगती है और कहती है कि मुझे बचाने के लिए थैंक्स। फिर
बेईजियांग उसे डॉक्टर के बर्ताव के बारे में पूछता है। वो बताती है शायद ये मेरे हस्बैंड ने डिवोर्स के लिए किया होगा। ये सुनकर बेईजियांग कहता है डिवोर्स के लिए इतनी चीप हरकत, उस बेवकूफ को सबक सिखाना चाहिए। ये सुनकर यूवुई उसे पर्सनल प्रॉब्लम बताकर टाल देती है। ड्रेसिंग करके यूवुई जा रही होती है, तभी जूनियर आकर कहता है कैप्टन भाभी डिवोर्स के लिए नहीं मान रही। कहते हैं कि बेईजियांग के कहने पर जूनियर फिर से डिवोर्स के लिए फोन करता है। इस पर गुस्सा होकर यूवुई चिल्लाते हुए कहती है मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। एक तो उसकी वजह से मेरे इज्जत की धज्जियां उड़ गई। अगर उसे डिवोर्स चाहिए तो मुझसे सबके सामने नाक रगड़कर माफी मांगनी होगी। फिर वो बेईजियांग की ड्रेसिंग बदलने आती है। बेईजियांग उसका चेहरा देखकर पूछता है कि क्या तुम रो रही थी? तुम्हें किसने फिर से परेशान किया? यूवुई कहती है मेरे हस्बैंड ने कुछ फालतू की अफवाह सुनी है और वो उन्हें मानकर मुझे डिवोर्स के लिए परेशान कर रहे हैं। ये सुनकर गुस्से से बेईजियांग कहता है कि कैसा आदमी है जो अफवाहों पर विश्वास करके तुम्हें डिवोर्स दे रहा है। अगली बार कोई परेशान करे तो मुझे बता देना, मैं एक दोस्त की तरह तुम्हारी मदद करूंगा। इस पर यूवुई कहती है कि आप इतने अच्छे हैं, फिर आपका डिवोर्स क्यों हो रहा है? इस पर बेईजियांग कहता है कि शायद ये मेरी ही गलती है, मैं ही उसे टाइम नहीं दे पाया। ये कहकर वो उसे सारी घटना बता देता है। फिर हम देखते हैं कि लिनयुन अपनी एक कलीग को यूवुई के बारे में बता रही होती है कि वो कितनी चालू है। यूवुई ने पहले तो अपने हस्बैंड को चीट किया और अब कैप्टन बेईजियांग पर और उनकी दौलत पर डोरे डाल रही है। तभी यूवुई वहाँ आ जाती है और वो सब सुन लेती है। लिनयुन उसकी तरफ जाते हुए कहती है कि तुम्हारा एक आदमी से मन नहीं भरा जो अब कैप्टन बेईजियांग को फंसा रही हो। ये सुनते ही यूवुई उसे एक तमाचा जड़ देती है और दोनों झगड़ने लगती हैं। फिर हम देखते हैं कि बेईजियांग यूवुई को दबा लगाते हुए पूछता है कि इतना मार खाकर क्यों आई हो और उससे झगड़ने की क्या जरूरत थी। ये सुनकर यूवुई कहती है कि मैं मार खाकर नहीं मार कर आई हूँ, वो मेरे पीठ पीछे हमारे बारे में गंदी बातें कर रही थी तो मुझे गुस्सा आ गया। फिर शाम को यूवुई अपने घर जाती है तो वहाँ पर उसकी माँ और भाई आए हुए थे। यूवुई कहती है कि माँ आप मेरे घर कब आई? इस पर उसकी माँ कहती है ये तुम्हारा घर नहीं है। इस पर यूवुई कहती है कि हॉस्पिटल ने ये घर मुझे रहने को दिया है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, मुझे लगा कि सुंदर हो तो अमीर लड़के को फंसाओगी और मुझे पैसे मिलेंगे, तुम मेरे अब कोई काम की नहीं हो। ये कहकर वो उसे घर से निकाल देती है। बाहर बेईजियांग उसे देख लेता है और उसे अपने घर में रहने के लिए कहता है, जिस पर वो शादीशुदा होने की वजह से उसे मना कर देती है। बेईजियांग उसे ये कहकर मना लेता है कि वो असल में मिलिट्री कैंप में रहता है और वो घर खाली रहता है। फिर अगले दिन बेईजियांग अपने दादाजी के घर जाता है और उनसे डिवोर्स के बारे में बात करता है। दादाजी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो उसकी गलतफहमी भी हो सकती है। इस पर बेईजियांग कहता है कि मैंने खुद अपनी आँखों से उसके घर में एक आदमी को देखा है और वो उसे हनी कहकर बाथरूम में बुला रही थी। दादाजी उसे बोलते हैं कि अभी उसकी कुछ दिनों में बर्थडे पार्टी है, वहाँ उन्हें एक दूसरे से मिलकर इस प्रॉब्लम का हल निकालना चाहिए। ये सुनकर बेईजियांग यूवुई को खुद हॉस्पिटल के नंबर पर कॉल करता है और डिवोर्स पर बात करने के लिए बर्थडे पार्टी पर बुलाता है। यूवुई मान जाती है और बर्थडे पार्टी में चली जाती है। वहाँ पर लिनयुन भी आती है। वो यूवुई को देखकर कहती है कि तुम फिर से किसे फंसाने यहाँ आई हो? मुझे पता है कुछ दिनों पहले तुम कैप्टन बेईजियांग के घर पर थी, तुम एक रखेल हो और तुम्हारी वजह से ही उनका डिवोर्स हो रहा है। आज मैं तुम्हारा रंग सबको दिखा दूंगी। ये कहकर वो उस पर शराब फेंक देती है और गार्ड से उसे पकड़वाकर उसके कपड़े फाड़ने लगती है। तभी बेईजियांग वहाँ पर आता है और लात मारकर गार्ड्स को गिरा देता है। वो कहता है कि ये इज्जतदार पार्टी है, यहाँ पर किसी को परेशान करने नहीं बुलाया है। ये सुनकर लिनयुन कहती है कि आप नहीं जानते पर ये औरत शादीशुदा होकर भी दूसरे मर्दों को फंसाती है और अब ये आप पर डोरे डाल रही है। ये सुनते ही वो कहता है बस बहुत हुआ। ये कहकर अपने गार्ड से उसे वहाँ से ले जाने को कहता है। फिर यूवुई की तरफ मुड़कर कहता है तुम ठीक हो ना? इस पर वो कहती है कि आपके पैर में तो चोट थी ना? ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। वो उसे रोकते हुए कहता है कि मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। तभी यूवुई रुक कर कहती है जैसा कि सबको पता है अभी तक आपका डिवोर्स नहीं हुआ है और आप अमीर और इज्जतदार फैमिली से हो, इस वजह से लोग मुझे आपकी रखेल समझेंगे और ये मुझे मंजूर नहीं। इस पर वो कहता है तुम
गलत समझ रही हो। ये कहकर वो उसका हाथ थामने जाता है, पर यू वुई उसे ठुकरा देती है और कहती है कि हम दोनों ही शादीशुदा है और मुझे बचाने के लिए मैं आपको हीरो समझती हूँ, प्लीज समझिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसकी बात सुनकर वो शराब पीने लगता है। तभी उसके दादाजी आते हैं और गुस्से से कहते हैं कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम्हारा अफेयर है। मुझे तो लगा था कि बहू का फॉल्ट है, अभी की अभी जाकर उससे माफी मांगो। ये सुनकर वो खड़ा होकर कहता है कि मुझे और कुछ नहीं सुनना, मुझे बस डिवोर्स चाहिए। इस पर दादाजी उसकी बाजू पकड़ते हुए कहते हैं, तुम कह रहे हो कि यू वुई ने तुम पर चीट किया है, पर उसके पास इतना टाइम ही कहाँ है जो वो ऐसा करेगी। तुम्हें पता भी है उसने पिछली अर्थक्वेक में कितने लोगों की जान बचाई है। इस पर खुश होकर वो कहता है कि क्या उसका नाम यू वुई है और वो जियांगशिंग हॉस्पिटल में डॉक्टर है। इस पर दादाजी उसे हाँ कहते हैं। ये सुनकर वो दौड़ता हुआ हॉस्पिटल जाता है और यू वुई के बारे में पूछने लगता है। वहाँ की एक नर्स से उसके बारे में पूछता है। वो नर्स यू वुई की दोस्त है। उसे यू वुई ने बताया था कि उसे एक आदमी परेशान कर रहा है। बेई जियांग पूछता है कि क्या तुमने यू वुई को देखा है। इस पर यू वुई को बचाने के लिए वो कहती है कि मैं ही यू वुई हूँ। इस पर वो कहता है कि क्या तुमने ही अर्थक्वेक रिलीफ में हिस्सा लिया था। इस पर वो हाँ कहती है। तभी उसका पति वहाँ पर आ जाता है। वो कहती है, हनी जल्दी यहाँ आओ, मुझे कोई परेशान कर रहा है। जिससे बेई जियांग गुस्सा होकर उस आदमी को एक मुक्का मारता है और वहाँ से निकल जाता है। बेई जियांग फिर से शराब पीने लगता है और ज्यादा शराब पीने की वजह से बेहोश हो जाता है। इसीलिए उसे चेक करने के लिए डॉक्टर को बुलाते हैं। यू वुई उसे चेक करती है और वहाँ से जाने लगती है तो जूनियर उसे रोक कर कह देता है कि उसे इम्पोर्टेंट मिशन पर जाना है और कैप्टन के होश आने तक उसे वहाँ रुकना होगा। थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है। बेई जियांग के ठीक होने पर यू वुई वहाँ से जाने लगती है, पर वो उसे ज्यादा रात होने की वजह से रोक लेता है। अगले दिन यू वुई दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। तभी बेई जियांग का दोस्त जियांग फेंग वहाँ उससे मिलने आता है। बेई जियांग यू वुई को छुपा देता है, पर दो लोगों का डिलीशियस ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर देखकर फेंग समझ जाता है कि बेई जियांग की वाइफ ने खाना बनाया है। इसीलिए वो उसे ढूंढने लगता है। उसे यू वुई बाथरूम में छुपी मिलती है। यू वुई उसे समझाने की कोशिश करती है, पर फेंग गलत मतलब ना निकाले, इसीलिए बेई जियांग यू वुई को अपनी वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस कराता है। इसके बाद फेंग की रिक्वेस्ट पर तीनों पार्टी करने जाते हैं। वहाँ पर लिन किन फेंग की बहन याओ याओ के साथ आती है। फेंग बताता है कि वो बेई जियांग की वाइफ है, पर लिन किन उसे सब बता देती है। यू वुई वहाँ से जाने लगती है। तभी याओ याओ उसके शर्ट को पकड़ती है और यू वुई के बटन खुल जाते हैं और उसके कपड़े पर एक बर्थमार्क दिखता है। फेंग को थोड़ा शक होता है। बेई जियांग गुस्से से फेंग से कहता है, फेंग अपनी बहन को समझाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फेंग जबरदस्ती से याओ याओ को ले जाता है। लिन किन भी वहाँ से चली जाती है। यू वुई उससे कहती है कि मेरा काम बीमार लोगों को ठीक करना है, इसीलिए अगली बार से प्लीज ऐसा कोई नाटक मत करना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन बेई जियांग और फेंग शराब पी रहे होते हैं। तभी फेंग अपनी जैकेट निकाल देता है। उसके कंधे पर बर्थमार्क देखकर बेई जियांग उसे बर्थमार्क के बारे में पूछता है। इस पर फेंग कहता है कि ये हमारी फैमिली का बर्थमार्क है और उस दिन मैंने यही बर्थमार्क भाभी के कंधे पर भी देखा था, मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर हम देखते हैं यू वुई की माँ उसके भाई याओ याओ से बात कर रही है। याओ याओ कहता है कि आप लोग ये क्या कह रहे हैं, जल्द से जल्द यू वुई को मेरी जिंदगी से हटाओ और यहाँ से चुपचाप चले जाओ। इस पर उसकी माँ कहती है, तुम यहाँ नहीं आ सकते, मैं नहीं चाहती कि कोई हमें साथ देखे और उसकी वजह से तुम्हारी अच्छी जिंदगी बर्बाद हो। मैंने तुम्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए तुम्हें जन्म के बाद यू वुई से बदल दिया। तुम यू वुई की चिंता मत करो, मैं उसे ठिकाने लगाऊंगी। ये सुनकर याओ याओ वहाँ से चली जाती है। उसी रात बेई जियांग यू वुई को देखने उसके घर जाता है। तभी उसे यू वुई के चिल्लाने की आवाज आती है। वो जल्दी जल्दी अंदर जाता है और वहाँ पर यू वुई का भाई उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है, पर बेई जियांग अंदर आता है और उसे पीटकर उसे बचा लेता है। वो उसे अपनी जैकेट उड़ा देता है और पानी देता है, फिर उसे अपने घर ले आता है। दूसरे दिन यू वुई वहाँ से चली जाती है और उसे थैंक यू कहते हुए एक लेटर छोड़ जाती है। फिर एक दिन फेंग याओ याओ को एक अनजान घर से निकलते हुए देखता है। याओ याओ के जाने के बाद वो वहाँ जाकर दरवाजा खटखटाता है और पूछता है कि क्या यहाँ पर मू फैमिली रहती है। इस पर यू वुई का भाई कहता है, नहीं, यहाँ कोई मू फैमिली नहीं रहती,
हम यू फैमिली है। इससे फेंग को और ज्यादा शक होने लगता है। फिर घर पर जाने पर वो याओ याओ से पूछता है कि तुम आज शाम कहाँ गई थी। इस पर याओ याओ कहती है मैं तो घर पर ही थी। इसलिए फेंग का शक यकीन में बदल जाता है। तभी याओ याओ को यू वुई के भाई का कॉल आता है। वो बताता है कि मुझे लगता है कि शायद तुम्हारा नकली भाई यहाँ आया था। ये सुनकर याओ याओ कहती है लगता है उसे शक हो रहा है, इसीलिए वो मुझसे सवाल कर रहा था, उसे रास्ते से हटा दो। फेंग इसे टेस्ट करने के लिए चुपके से अपने पिता के डीएनए सैंपल लेता है और यू वुई का सैंपल लेकर चुपके से टेस्ट करवाने को कहता है। फिर एक दिन फेंग को एक गाड़ी आकर ठोक देती है। उसे यू वुई ऑपरेट करती है, पर बहुत कोशिश के बाद भी वो कोमा में चला जाता है। याओ याओ जानबूझकर यू वुई को फेंग के कोमा में जाने पर दोषी ठहराने लगती है। फेंग के पिता भी रोते हुए उसे डांटने लगते हैं। तभी बेई जियांग उसे रोककर कहते हैं यू वुई के लिए सारे पेशेंट समान हैं। मैं फेंग के एक्सीडेंट की इंक्वायरी करूंगा। बेई जियांग इंक्वायरी करता है और गाड़ी के ड्राइवर को पकड़कर उससे सब उगलवा लेता है। वो बता देता है उसे ये जियांग याओ याओ ने करने को कहा था। तभी डीएनए के टेस्ट रिजल्ट आ जाते हैं और वो बेई जियांग के हाथ लगते हैं। इसी बीच बेई जियांग अपनी बीवी को डिवोर्स के बारे में बात करने के लिए बुलाता है। यू वुई मान जाती है, पर वो कहीं वहाँ नहीं आती। वो गुस्सा होकर चला जाता है। बेई जियांग इंक्वायरी के नतीजे और टेस्ट रिजल्ट ले जाकर फेंग के पिता को दिखाता है। याओ याओ और यू वुई का भाई उसे ठिकाने लगाने के लिए एक गैंगस्टर से मदद मांगते हैं। वो भी मदद के लिए मान जाते हैं, क्योंकि बेई जियांग की फैमिली से उसे बड़ी दिक्कत थी। यू वुई को बेई जियांग के साथ देखकर उसे लगता था कि वो उसकी बीवी है, इसीलिए उनसे बदला लेने के लिए वो उनकी मदद के लिए मान जाते हैं। याओ याओ को लग रहा था कि सब उसके प्लान के हिसाब से चल रहा है, पर उसकी बदतमीजी की वजह से यू वुई का भाई उसे उन गैंगस्टर को बेच देता है। गैंगस्टर फोन करके फेंग के पिता को 50 करोड़ की फिरौती मांगने लगता है और यू वुई को बचाने के लिए बेई जियांग और उन्हें अकेले बुलाता है। वो गुंडे बेई जियांग को तड़पाने के लिए यू वुई को टॉर्चर करने लगते हैं। इसी बीच फेंग के पिता वो बर्थ मार्क देख लेते हैं। बेई जियांग जान की बाजी लगाकर यू वुई को गैंगस्टर से बचाता है। इस हाथापाई में यू वुई की माँ और याओ याओ की जान चली जाती है और बेई जियांग को भी चाकू लग जाता है। उसे पकड़कर रोते हुए यू वुई कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर एम्बुलेंस आती है और हॉस्पिटल जाकर उसका ट्रीटमेंट चालू करते हैं। फिर ठीक होने के बाद उसके दादाजी कहते हैं कि क्या तुम अभी भी डिवोर्स लेना चाहते हो। इस पर वो हाँ बोलता है। ये सुनकर दादाजी कहते हैं कि ठीक है जाओ मिल ले, फिर मुंह मत फुलाना। दादाजी को सब पता था कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो दोनों एक दूसरे के जीवन साथी है। फिर बेई जियांग फोन करके यू वुई को डिवोर्स के लिए बुलाता है और कहता है कि जो नहीं आया वो कुत्ता। बेई जियांग के कहे हुए ठिकाने पर जाता है। वहाँ पर यू वुई को देखकर उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर वो कहती है कि डिवोर्स की बात करने आई हूँ। इस पर वो कहता है कि कौन है वो कहती है मुझे नहीं पता और उसका चेहरा देखने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट देखती है, तो वहाँ पर यू वुई और बेई जियांग का फोटो था। फिर बेई जियांग यू वुई से माफी मांगता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। और कुछ महीने बाद फेंग भी कोमा से बाहर आ जाता है और यू वुई प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद दोनों खुशी से रहने लगते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की एक्सप्लेनेशन, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग सी मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।